हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। सांद्रता में बता चुका हूं, मात्रा को बोलते हैं, किसी पदार्थ की मात्रा है वो सांद्रता ही कहलाती है। और सांद्रता का एक पद हम पढ़ चुके हैं, मोलरता, और अब हम पढ़ेंगे मोलनता, जो कि हमारी आज का दूसरा टॉपिक होगा। मोलरता, पहला हम बिंदु पढ़ चुके थे वो था मोलरता, आज है मोलनता, और इसको इंग्लिश में मोलैलिटी कहते हैं। याद रखना, मोलैलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। और केमिस्ट्री में इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं। जो हमने पढ़ी थी मोलनता, उसे तो कैपिटल एम से दर्शाया था। यह है मोलनता, और इसे हम दर्शाएंगे स्मॉल एम से। तो परिभाषा में थोड़ा अंतर आएगा, याद रखना। हम यहां बोलेंगे जब 1 किलोग्राम विलायक में, विलयन नहीं बोलना है, विलायक बोलना है, पानी, जल ले लीजिए। 1 किलोग्राम विलायक, तो 1 किलोग्राम है तो हम 1000 ग्राम भी तो बोल सकते हैं। 1 किलोग्राम विलायक अर्थात 1000 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ जब मोल के रूप में घुला हो, विलेय पदार्थ जब मोल के रूप में घुला हो, तो उसे उस विलयन की मोलनता कहा जाता है। 1000 ग्राम विलायक, या फिर यूं बोल दूं 1 किलोग्राम विलायक, विलयन नहीं बोलना है, विलायक बोलना है। 1 किलोग्राम विलायक अथवा 1000 ग्राम विलायक में जब विलेय पदार्थ मोल संख्या के रूप में घुला हुआ हो, तो उसे उस विलयन की मोलनता कहा जाता है। मोलनता बोल रहा हूं मैं, यानी मोलैलिटी कहा जाता है, आपको याद रखना है। और मोलैलिटी में आप स्मॉल एम लिख करके और आप इसका सूत्र है वो लिखोगे। तो सूत्र में पहले विलेय पदार्थ आप वो लिखोगे कि विलेय पदार्थ भी यहां विलेय पदार्थ की मात्रा या भार बोल दो, वो भी ग्राम में आएगा, वो ग्राम में आ जाएगा। और उसी विलेय पदार्थ का अणुभार भी आ जाएगा। तो विलेय पदार्थ का अणुभार, विलेय पदार्थ का अणुभार। और नीचे याद रखना, जब आपको 1 किलोग्राम दिया हो, यानी ग्राम मात्रा ना दी हो उस विलायक की, और विलायक पूछा हो कि 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, तो सीधा यहां विलायक की मात्रा आ जाएगी। विलायक की मात्रा यानी द्रव्यमान, यानी किलोग्राम है। विलायक की मात्रा यहां किलोग्राम है। और अगर विलायक की मात्रा किलोग्राम दी है तो आपको यही फॉर्मूला रखना है। अगर ये विलायक की मात्रा ग्राम में दे दे तो आप ऊपर क्या करोगे, 1000 और लगा लेना। तो विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में आएगी, विलेय पदार्थ का अणुभार नीचे आ जाएगा, और विलायक की मात्रा किलोग्राम में दी है तो यहां सेम की सेम लिख देना, कोई फॉर्मूले में परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर और विलायक की मात्रा किलोग्राम में ना देकर ग्राम में दे दे तो फिर ऊपर 1000 और लगा लेना। तो फिर अब यहां ग्राम मात्रा दी हुई हो तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो देखना, विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, और यहां आ जाएगा विलेय का अणुभार, यानी विलेय पदार्थ का अणुभार। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं विलेय का अणुभार, एक ही बात है, विलेय पदार्थ। और यहां आ जाएगा विलायक की मात्रा, और वो भी कैसी, ग्राम में। तो जब ग्राम में आ रही है तो ऊपर यहां क्या करोगे, 1000 और लगा देना। तो यहां ये 2 फार्मूले बन रहे हैं, ठीक है ना। मोलरता की तरह मोलनता में भी 2 फार्मूले हैं। विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, बटे में विलेय पदार्थ का अणुभार, गुणा में विलायक की मात्रा किलोग्राम में। अगर किलोग्राम में ना दी करके ग्राम में दे दे तो ऊपर आप 1000 और लगा लेना और यहां ग्राम मात्रा कर देना। अब इस पर विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो एक प्रश्न देखना आप, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 31.5 ग्राम HNO3
HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, इसका सूत्र HNO3 है और हिंदी में बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल। तो 31.5 ग्राम नाइट्रिक अम्ल को और आप मान के चलिए 125 ग्राम विलायक में घोला गया है। विलायक कौन है? जल है। विलायक यहाँ जल है। 125 ग्राम विलायक में घोला गया है, ठीक है ना, घोला गया है। तो विलियन, तो विलियन यानी विलीन तो बनेगा फिर, जाहिर सी बात है, ये विलेय है और ये विलायक है तो विलीन तो बनेगा फिर। तो विलियन की मोललता, यहां देखिए मोललता, इसे समोल m से दर्शाते हैं। मोललता को समोल m से दर्शाते हैं, मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते हैं। याद रखना, एक वर्ड होता है मोलरता जो हमने पीछे पढ़ा था। मोलरता को तो कैपिटल M से दर्शाते हैं और मोलरता को स्मॉल m से दर्शाते हैं। यहां मैंने प्रश्न में मोलरता पूछा है, मोलरता, तो हमें वो मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता ज्ञात कर, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूले हैं, देखना पहले 31.5 ग्राम HNO3 है और ग्राम मात्रा इधर भी है और 125 ग्राम विलायक यानी जल की मात्रा भी 125 ग्राम है। दोनों मात्राएं ग्राम ग्राम में दी है, तो दोनों मात्राएं ग्राम ग्राम में दी है, जाहिर सी बात है मोललता ही होगी, ठीक है ना, हाँ मोललता ही होती है। तो समोल m बराबर यानी मोललता बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है? 31.5 ग्राम। मैं ऊपर लिखूंगा 31.5 ग्राम। अब इसी विलेय पदार्थ का अणुभार याद रखना, HNO3 को हम यूं लिखें तो अणुभार ध्यान देना, हाइड्रोजन आवर्त सारणी में 1 नंबर पर आता है, तो 1 नंबर पर आता है तो इसका द्रव्यमान भी 1 होता है, तो यहां 1 प्लस नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है, इसका द्रव्यमान या अणुभार बोलूं तो दुगना, 7 का दुगना 14, तो इसका अणुभार 14 हो जाएगा। और फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आवर्त सारणी में 8 नंबर पर आता है और इसका अणुभार दुगना बोलूं तो 16 हो जाएगा। परमाणु क्रमांक का दुगना, 8 का दुगना 16, तो 16 हो जाएगा। लेकिन यहां तो मेरे को ऑक्सीजन 3 दिखाई दे रहे हैं, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहां तो 3 ऑक्सीजन है, तो 48 बन जाएगा, ठीक है ना। और आप इसका टोटल करोगे तो ये बन जाएगा 63, 63 बन जाएगा। तो यहां आपके पदार्थ का अणुभार 63 नीचे लिख देंगे और फिर ऊपर की तरफ यहां ध्यान देना, दोनों तरफ गुणा कर देता हूं। नीचे अब विलायक दिया है वो लिखेंगे नीचे की तरफ, तो 125 ग्राम विलायक है, 125 ग्राम मात्रा दी है, तो ग्राम मात्रा यहां आ जाएगी और ग्राम मात्रा है तो ऊपर आप 1000 और लगा लेना, तो 1000 ऊपर लग जाएगा ग्राम मात्रा की। अगर यही मात्रा याद रखना किलोग्राम में होती तो ऊपर 1000 लगाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर यही मात्रा किलोग्राम में, विलायक की मात्रा किलोग्राम में दी हुई होती तो हमें प्रश्न में और हमारे सूत्र में ऊपर 1000 लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अब इसको आप हल करोगे तो पहले इससे हल कर देता हूं, जैसे ये आपके इससे हल कर देता हूं। पहले 125 को हम काट देंगे 8 से, ठीक है ना, 125 और आपके ये 8 पर कट जाएगा, 8 पर कट जाएगा। अब उसके बाद में आप ध्यान देना ये 31.5 है, तो 31.5 से आपसे ये कट जाएगा 2 पर, ठीक है ना। 31.5 का दुगुना 63 ही होता है, तो 2 पर कट गया और अब ये 2 कट जाएगा ये 8 से, तो इस 2 से मैं 8 को काटूंगा तो 4 आ गया, तो फिर मोललता समोल m 4m आ जाएगा, तो मोललता 4m आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप मोललता और मोलरता इनको आगे जिस रूप में लिखते हैं वही मात्रक लगा दीजिए आप, तो ये समोल m लिखा तो मोललता ज्ञात हो गई। तो इस प्रकार से हम प्रश्न ज्ञात कर लेंगे। तो मोललता क्या होती है याद रखना, जब आप 1 किलोग्राम और विलायक में विलेय पदार्थ को मोल के रूप में घोलते हो, या फिर यूं बोलूं जब आप 1000 ग्राम विलायक में
और विलेय पदार्थ को मोल के रूप में घोलते हो तो उसे उस विलयन की मोललता कहा जाता है। और मोललता के यहाँ दो फॉर्मूले याद रखना, ग्राम और किलोग्राम वाला, और आसान है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था जो हमने मोललता में पढ़ा है। हमारा अगला टॉपिक है नॉर्मलता। तो यहां याद रखना, सांद्रता ज्ञात करने की जो विधि है उसमें 3 नंबर पर हम पढ़ेंगे नॉर्मलता। नॉर्मलता, और जिसे नॉर्मेलिटी कहा जाता है। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी कहा जाता है, NORMALITY, नॉर्मेलिटी कहा जाता है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता देखिए, 1 लीटर आपको विलयन लेना है। 1 लीटर विलयन में जब विलेय पदार्थ ग्राम तुल्यांक के रूप में घुले हों, सुनना गौर से, 1 लीटर विलयन में जब विलेय पदार्थ ग्राम तुल्यांक के रूप में घुला हुआ हो तो उसे उस विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। 1 लीटर सॉल्यूशन लीजिए, उसमें ऊपर से विलेय पदार्थ को किस रूप में मिलाओगे? ग्राम तुल्यांक के रूप में। ये मैं अभी बताऊंगा आपको कि ग्राम तुल्यांक आप कैसे उसका डिफाइन करोगे। 1 लीटर विलयन में जब विलेय पदार्थ ग्राम तुल्यांक के रूप में घुला हुआ हो तो उसे उस विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। और पहले मैं सामान्य सूत्र बता देता हूं नॉर्मलता का, कि नॉर्मलता को आप कैपिटल N से लिखते हो। कैपिटल N बराबर वही विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार, मैं लिखता हूं विलेय का भार। तो विलेय का भार, विलेय पदार्थ का भार ग्राम में यूज करना है, बटे में। अब यहां आएगा विलेय का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट आएगा, विलेय का तुल्यांकी भार। और याद रखना, यहां नीचे आप लिखोगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और आयतन लीटर में लिखोगे। विलयन का आयतन लीटर में लिखोगे। अगर ये मिलीलीटर में दिया हुआ हो तो ऊपर 1000 लगा लेना गुना में, ठीक है। तो विलेय का भार ग्राम में बटे का विलेय का तुल्यांकी भार, बस मेन यही है, यही हम सीखेंगे कि ये तुल्यांकी भार यहाँ क्या यूज करना है। पहले वाले सारे उनमें तो यहाँ अणुभार आ रहा था और यहाँ अब तुल्यांकी भार आ गया, ठीक है ना। तो ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है इस पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान देना, जब आप अम्ल, पहले आप पहचानिए कि आपको कौन सा यौगिक दिया गया है, ठीक है ना। जैसे मैं लिख रहा हूं, 1 मिनट, ये जैसे HNO3, इसमें H आ रहा है, आप इसको जल में डालोगे ये H+ आयन देगा, और जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं वो अम्ल होते हैं। तो ये तो अम्ल हो गया, क्योंकि इसमें ये H जल में घुल जाएगा। तो कहने का ये पदार्थ उस जल में, उस विलायक में H+ आयन मुक्त करेगा, तो ये अम्ल होगा। और ये H+ आयन ना दे करके OH- आयन देगा, उस सॉल्यूशन में OH- आयन देगा, तो ये क्षार हो जाएगा। तो ये सामान्य सी परिभाषा आपने पढ़ी है। अम्ल वो होते हैं जो किसी जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं, और क्षार वो होते हैं जो किसी जलीय विलयन में OH- आयन मुक्त करते हैं। तो यहाँ ये वाला तुल्यांकी भार है, आप पहले पहचानना कि आपको क्वेश्चन में कौन सा पदार्थ दिया है, यानी कहने का अर्थ अम्ल दिया है या क्षार दिया है। अम्ल और क्षार का फिर हम तुल्यांकी भार आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज कीजिए HNO3 का हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करके और यहां लिखना है, यहां लिखना है। तो मान लीजिए पहले आप इसका टोटल अणुभार ज्ञात कीजिए। एक H का अणुभार 1 हो जाएगा, प्लस नाइट्रोजन का अणुभार 14 हो जाएगा, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहां तो 3 ऑक्सीजन है तो यहां 48। तो अब इसे टोटल करेंगे तो ये बन गया 63। तो ये 63 तो इसका अणुभार है, तुल्यांकी भार नहीं है, अणुभार है। अब देखिए ये है कौन, ये अम्ल है। ये कौन है, अम्ल। और अम्ल कौन होते हैं, जो जलीय विलयन में
H प्लस आयन मुक्त करते हैं। तो आप किसी अम्ल दिया हो तो पहले अम्ल का अणुभार लिखिए, पहले अम्ल का अणुभार लिखिए और फिर देखिए उस अम्ल में कितने H उपस्थित हैं। जैसे यहाँ इस HNO3 में यानी नाइट्रिक अम्ल में तो केवल एक ही हाइड्रोजन परमाणु है, तो इसे 1 से भाग दे दीजिए और ये आ जाएगा तुल्यांकी भार। देखिए ये तो उस HNO3 का अणुभार है और उसमें H आयन की संख्या 1 है, क्योंकि आप इसे तोड़ोगे ना HNO3 को तो यूं टूटेगा H प्लस NO3 माइनस। तो बताइए कितने H हैं? अम्ल में H प्लस आयनों की संख्या से भाग देना है, क्षार में OH माइनस आयनों की संख्या से भाग देना है, तो वो तुल्यांकी भार बन जाएगा। तो HNO3 में देखिए अणुभार 63 होता है। HNO3 में H आयनों की संख्या 1 होती है, तो अणुभार को 1 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये जो 63 आएगा ये 63 तुल्यांकी भार कहलाएगा। ये वाला 63 तो अणुभार था, ये H आयनों की संख्या है और बराबर जो प्राप्त हुआ वो तुल्यांकी भार है। जैसे हमें NaOH का बोले कि NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, तो पहले हम NaOH है इसको पहचान लेंगे कि ये क्षार है, क्योंकि पीछे OH लगा है और जिनमें OH जुड़ा होता है वो क्षार होते हैं। ये पहचान है केमिस्ट्री में किसी यौगिक की कि वे तत्व या धातु जिनके अंत में OH जुड़ा हुआ हो वो सारे क्षार होते हैं। तो क्षार है ये OH लगने की वजह से। तो NaOH में अणुभार लिखूं, पहले अणुभार बोलूं तो अणुभार लिखूं तो सोडियम का 23 होता है, 23 लिखूंगा, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो यहाँ 16 लिखूंगा और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 लिखूंगा। इस प्रकार से 40 हो गया। 40 तो ध्यान देना तुल्यांकी भार नहीं है, 40 तो अणुभार है और तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो ये क्षार है, तो क्षार में तो OH होते हैं, तो OH आयनों की संख्या से भाग दीजिए, तो 1 OH आयन है, 1 से भाग दे दूंगा तो ये 40। अब जो ये 40 प्राप्त हुआ है ये तुल्यांकी भार है, ये 40 प्राप्त हुआ ये क्या है? ये तुल्यांकी भार है। तो याद रखना अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करो तो अम्ल उस अम्ल के अणुभार में और उस अम्ल के H आयनों की संख्या का भाग दे दीजिए। क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करो तो क्षार के अणुभार में और OH आयनों की संख्या का भाग दे दीजिए। सपोज कीजिए मैं अगर आपसे यूं पूछ लूं, बताइए H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा? तो आप क्या करोगे? पहले इसका अणुभार लिखिए, अणुभार लिखोगे तो याद रखना एक हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, यहां तो हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन का अणुभार 2, हाइड्रोजन का अणुभार 2 हो गया। सल्फर याद रखना, सल्फर परमाणु क्रमांक में तो 16 नंबर पर आता है। आवर्त सारणी में इसका स्थान कौन सा है? 16वां स्थान है, 16 नंबर पर आता है। लेकिन 16 का दुगना 32, तो इसका अणुभार 32 हो जाएगा। किसका? सल्फर का, S का। अब ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर, ऑक्सीजन का 8 के हिसाब से 16 होता है अणुभार, लेकिन यहाँ तो 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 तो 4 का 64 हो जाएगा। ठीक है ना? आप इसे योग करोगे तो ये बन गया 98 याद रखना H2SO4 का अणुभार है, तुल्यांकी भार नहीं है। H2SO4 का अणुभार 98 है, लेकिन अब देखना इस 98 वाले H2SO4 में कितने H आयन हैं, कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं? आप कहोगे 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो इसको 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग दोगे जो आंसर यहां प्राप्त होगा 49, ये तुल्यांकी भार है। 98 तो H2SO4 का अणुभार है और तुल्यांकी भार ज्ञात करें तो इसमें ये अम्ल है, अम्ल में H प्लस होते हैं, H प्लस की संख्या से भाग दे दीजिए अणुभार को तो तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे? पहले आप यौगिक को पहचानिएगा कि वो अम्ल है अथवा क्षार है। अगर वो अम्ल है तो उसका अणुभार लिख करके उसमें H आयनों की संख्या से भाग दे दीजिए। अगर वो क्षार है तो उसका अणुभार लिख करके उसमें OH आयनों की संख्या से भाग दे दीजिए, तो तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब हम एक प्रश्न हल करते हैं और उसमें ध्यान देना कि हमारे एग्जाम में तुल्यांकी भार है, उस वाले प्रश्न को आप कैसे हल करोगे।
तो हम नॉर्मलता ज्ञात करेंगे। तो नॉर्मलता के लिए हमारा प्रश्न है, सुन लीजिए गौर से, कि 49 ग्राम H2SO4 को 49 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 450 ml विलयन बनाया गया है। 49 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 450 ml विलयन बनाया गया है। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मलता हम ज्ञात करेंगे। तो नॉर्मलता को हम कैपिटल N से दर्शाते हैं। विलय का भार ग्राम में बटे का विलय का तुल्यांकी भार लिखना है, और फिर विलयन का आयतन लीटर में दिया हो तो लीटर में लगा देंगे। अगर मिलीलीटर में दिया, जैसे यहाँ क्वेश्चन में मिलीलीटर दिया है, मिलीलीटर, तो ऊपर गुणा में 1000 कर देंगे, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो अब हम ज्ञात कर लेंगे इस हिसाब से लिखेंगे। तो विलय का भार मेरे को दिया है 49 ग्राम। कितना दिया है? 49 ग्राम। तो मैं लिखूंगा विलय का भार 49 ग्राम बटे में विलय का तुल्यांकी भार। विलय कौन है? ये वाला H2SO4 है। तो H2SO4 का पहले आप अणुभार ज्ञात कीजिए। H2SO4 का अणुभार ज्ञात करोगे तो 2 + 32 + और 64, ये आ गया 98, ठीक है ना। और 98 तो इसका अणुभार आया, तुल्यांकी भार नहीं है। इसमें H कितने? 2H है। तो 98 को 2H से भाग दे दीजिए, 49 आ जाएगा। तो इसका तुल्यांकी भार H2SO4 का तुल्यांकी भार भी 49 होगा। और यहां नीचे गुणा में विलयन का आयतन कितना है? 450 ml है। तो नीचे 450 ml लगा दूंगा। और याद रखना, आयतन मिलीलीटर में दिया है तो ऊपर आपको 1000 लगाना है। तो यहां 1000 लगा दीजिए, और फिर आप इसको इस प्रकार से काट दीजिए। और काटोगे तो आप देखना, ये 5 से कट रहा है, ये 9 आ जाएगा, और ये आपके 20 आ जाएगा। तो 20/9 और काट कर छोटा करोगे तो छोटा कर लेना, 20/9n यानी ये नॉर्मलता प्राप्त हो जाएगी। 20/9n नॉर्मलता इसकी प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना। तो नॉर्मलता को हमने कैसे परिभाषित किया था कि हमने कहा 1 लीटर आपको विलयन लेना है, और उस विलयन में अगर विलय पदार्थ तुल्यांक के रूप में घुला हो, या यूं बोलूं ग्राम तुल्यांक के रूप में घुला हो, कोई गलत नहीं है, तुल्यांक के रूप में घुला हो या ग्राम तुल्यांक के रूप में घुला हो, तो उसे उस विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। 1 लीटर विलयन में जब विलय पदार्थ ग्राम तुल्यांक के रूप में घुला हो तो उसे उस विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। और नॉर्मलता को कैपिटल N से दर्शाते हैं। और सूत्र लिखोगे तो विलय का भार ग्राम में आएगा, बटे में विलय का तुल्यांकी भार आएगा, गुणा में विलयन का आयतन लीटर में हो दिया हो तो लीटर वाला लगा लेंगे। अगर मिलीलीटर में दिया है तो यहां मिलीलीटर लिख करके ऊपर गुणा में 1000 और लगा लेंगे, और इस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसमें तुल्यांकी भार ज्ञात करने का जो प्रोसीजर